वेलकम बैक क्लास 10th। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट चैप्टर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी और इसके बाद हम लोगों का ज्योग्राफी का सिलेबस विल बी ओवर नाउ। देन हम लोग सिविक्स पे कवर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे चीज़ें। इस तरीके से आपके सब्जेक्ट वाइज चीज़ें सारी कवर होती जाएंगी। नाउ स्टार्ट करते हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इन दिस वी विल डिस्कस कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। दैट मीन्स कि what are the things, what are the concepts, what are those infrastructural addition in an economy which help in developing the economy, national economy। आपका रोडवेज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब की चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है कि जो नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइन होती है ना, मतलब कैसे नेशनल इकोनॉमी बढ़ेगी, कैसे वो रन करेगी, ये सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप देखोगे कि वी विल स्टडी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में आप सबसे आओगे रोडवेज पे आओगे, आप रेलवेज पे आओगे, आप वाटरवेज पे आओगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आप देखोगे कम्युनिकेशन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी में। ठीक, नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक, हम लोगों ने पास्ट के 2 चैप्टर्स में पढ़ा। सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि रॉ मटेरियल्स हम लोग सोर्स करते हैं अर्थ से। ठीक है, उस रॉ मटेरियल को हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कैसे वो फिनिश प्रोडक्ट आगे कंटिन्यू होता है, दूसरी जगहों पर जाता है। जैसे आपका एक चीज़ देखिए, आपका रॉ मटेरियल ए प्लेस पे मिला, बी पर वो सोर्स होकर प्रोडक्ट बन गया फिनिश्ड गुड्स। अब वो बी से सी, डी, है ना, ई कैसे जाएगा, है ना, यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल से आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, इसको भेजना है, इसको गुड्स को वहाँ तक पहुँचाना है। तो हाउ इट गोइंग टू हैपन। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ट्रांसपोर्ट कम्स इनटू प्ले। ट्रांसपोर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो आप देखोगे कि the movement of these goods and services from their supply locations to demand location necessitates the need for transport। तो सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक जाने के लिए what we require is transportation। तो अब इस चैप्टर में हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट बना, फिनिश प्रोडक्ट से अब इस चैप्टर का टॉपिक आएगा कैसे वो ट्रांसपोर्ट होकर आगे दूसरी जगह पर पहुंचेगा। ठीक है, तो आप इसमें चीज़ समझोगे कि एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट्स फॉर फास्ट डेवलपमेंट। अब आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, बट आप उस प्रोडक्ट को पहुंचा नहीं पाए जहां पर उसकी डिमांड थी, तो उस प्रोडक्ट का यूज़ कम हो जाएगा, उसकी नेसेसिटी कम हो जाएगी, जिससे इफ़ेक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट बना के रख लिया, उस पर जो रिसोर्सेज लगाए थे, अब वो रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे अगर आप उनको नहीं सेल ऑफ करोगे, नहीं ट्रेड में यूज़ करोगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करेगा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, तो मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है अर्थ में लैंड, वाटर एंड एयर, ये 3 चीज़ों से आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो आप देखोगे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में लैंड होगा पहला। लैंड में यू हैव रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। पाइपलाइंस के थ्रू भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे चीज़ें जाती हैं। देन वाटर में आप आओगे, इनलैंड मतलब विद इन दी कंट्री होगा, एंड ओवरसीज मतलब ओशंस एंड सीज का यूज़ करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएगा। देन एयर, एयर में आपका डोमेस्टिक एयरवेज होगा, मतलब आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो विद इन अ कंट्री। एंड इंटरनेशनल एयरवेज मतलब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव कर रहे हो या फिर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, गुड्स की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, और डोमेस्टिक एयरवेज में भी आपके 2 हो जाएंगे, पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब जो गवर्नमेंट का होगा ओन्ड, और दूसरा होगा प्राइवेट एयरलाइंस जो प्राइवेटली ओन्ड होंगी, जो प्राइवेट कंपनीज होंगी, उनकी जो एयरलाइंस होंगी जो ट्रांसपोर्टेशन करती होंगी, उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हम लोग रिमोट एरियाज़ में बहुत ईजिली पहुँच सकते हैं, इवन बाय रोड, बाय वाटर एंड या फिर बाय एयर। मतलब तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप यूज़ करके रिमोटेस्ट ऑफ द एरियाज़ में पहुँच सकते हो बहुत आसानी से। और इससे क्या फ़ायदा हुआ है? इससे ये फ़ायदा हुआ है कि आपको वहाँ पर वो चीज़ें मिलती हैं जो जनरली पहले नहीं मिलती थी, या फिर वो चीज़ें जो मेन लैंड में अवेलेबल थी और हिंटरलैंड या फिर रिमोट एरियाज़ में अवेलेबल नहीं थी। फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा आप रिलेट कर पाओगे, मैगी को आप देख लो। जैसे बोलते हैं सब लोग कि ट्रिप पे जा रहे हैं तो पहाड़ों की मैगी। तो पहाड़ों में अर्लियर क्या होता था कि जब सामान जाएगा
तो वहाँ पर पहुँचेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन जब अच्छा हो गया, रोडवेज अच्छे हो गए, है ना, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ का जो मेन लैंड का प्रोडक्ट था वहाँ पहुँच गया। तो वो चीज़ें आप देखो कि कहीं ना कहीं आप जाओगे छोटे से छोटे एरिया में मैगी आपको मिल जाएगी, क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान हो गया है कि वो सिंपल सी चीज़, एक मैगी का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि वो सिंपल सी चीज़ है, वो अब वहाँ पर अवेलेबल है जो कि पहले अवेलेबल नहीं होती थी। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसमें किसने ज़्यादा, मतलब इसमें किसका रोल प्ले हुआ है, किसका रोल है ज़्यादा से ज़्यादा, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। ये आपके तीनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और इन तीनों का रोल एक दूसरे के साथ इंक्लूसिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि ट्रेड एक्सक्लूसिव है फ्रॉम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्ट एक्सक्लूसिव है कम्युनिकेशन एंड ट्रेड से। तीनों का जो काम है, तीनों आर इंक्लूसिव, इसीलिए यहाँ पर टर्म दिया कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक दूसरे के सपोर्ट में है तीनों चीज़ें। ट्रांसपोर्ट के सपोर्ट में है कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, और ट्रेड के सपोर्ट में है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन के सपोर्ट में है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन आपका होगा कि हमें इस जगह पर ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पर इसकी डिमांड है, तो आप वहाँ पे ट्रेड करोगे ना, इंटर कंट्री ट्रेड कर सकते हो, इंट्रा कंट्री मतलब विद इन द कंट्री भी ट्रेड होता है, तो फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू वहाँ पे पहुँचा दोगे चीज़ें। जैसे अभी अब आपको मैंने मैगी वाला एग्जाम्पल दिया कि अगर पहाड़ों में मैगी का बहुत ज़्यादा चलन है, बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि डिमांड है, तो वहाँ पर बोला जाएगा कि मैगी हमको चाहिए, जो सेलर होगा, होल सेल करता होगा, उसको कम्युनिकेट किया जाएगा दैट वी रिक्वायर मैगी, तो वो क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट से पहुँचा देगा वहाँ पर चीज़ें, है ना, सप्लाई लोकेशन डिमांड लोकेशन पर चीज़ें पहुँच जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ आपकी ऐसे होगी। फिर आप देखते हो कि साथ ही साथ जो रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, है ना, सोशल मीडिया आजकल के टाइम पर अगर आप बात करो, इंटरनेट की बात कर लो, इन सब ने क्या किया है कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस मतलब आपका कल्चरली भी लोगों के पास चीज़ें मिली हैं, मिल रही हैं, नॉलेज के बढ़ रही है, साथ ही साथ ट्रेड भी बढ़ रहा है, इकोनॉमी भी बढ़ रही है ना। तो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत होती है। सोशियो इकोनॉमिक मतलब प्रोग्रेस, जैसे कल्चरल डेवलपमेंट होंगी चीज़ें, कि पहले लोगों के पास फैसिलिटी नहीं थी फ़ोन की, अब फ़ोन इतना सस्ता हो गया है दैट ईच एंड एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू फ़ोन और इंटरनेट, जिससे वो नई चीज़ें सीख सकता है, नई चीज़ें कर सकता है, अपना कंटेंट बनाकर अपने आप को प्रमोट कर सकता है ना। आप देखते हो आजकल के सोशल मीडिया के टाइम पर नाउ एवरीबडी इज़ अ काइंड ऑफ अ व्लॉगर। क्यों? क्योंकि सबके पास एक्सेस है, तो सब अपना चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, सबके पास एक्सेस है उस चीज़ का। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में इन सब ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक, ट्रेड आपको जो आपको पता है कि ट्रेंड, मान लीजिए यहाँ पर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड आपका जो इंटरनेशनल लेवल पे होगा तो वो आपका लोकल लेवल पे भी चीज़ें आएंगी। जैसे अगर आप सोशल मीडिया से रिलेट करो तो जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा होता है यूएस में या फिर कहीं और चल रहा होगा तो वो इंडिया में भी होगा, इंडिया का कहीं ट्रेंड चल रहा होगा तो बाहर जाएगा वो। ठीक है, जैसे अभी आपका लेटेस्ट में ट्रेंड चल रहा है नादिया, है ना, नादिया वाला जी, है ना मेरी सोनी सवानी वाला, तो जो आपका चलता है वो ट्रेंड, तो आप देखो इंडिया में भी लोग उसको कर रहे हैं ना एक तरीके से फॉलो। तो इसी तरीके से ट्रेड भी, सोशल मीडिया के यूज़ से, इंटरनेट के यूज़ से ट्रेड भी आपका जगह जगह पहुंच रहा है, कम्युनिकेशन के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ठीक है, देन अब आते हैं पहले टॉपिक पर कि ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को भिजवाना, फ्रॉम सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन। तो सबसे पहले आप इसमें आओगे रोडवेज पर, बाय रोड। तो इंडिया का आपको पता होना चाहिए ये चीज़, इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग अबाउट 62.16 लाख किलोमीटर इन 2020-21। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क आपका वर्ल्ड में किसके पास है, इंडिया के पास है। पहला आपको पता ऑब्वियसली चाइना। ठीक है, तो आप देखोगे कि रोडवेज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ रोडवेज बहुत ज़्यादा लेवल पर एक्सपैंडेड है एज़ कम्पेयर टू रेलवेज, क्योंकि हर जगह आप रेलवे लाइन नहीं बिछा सकते हो, बट यू कैन मेक अ रोड। अब वो रोड कच्ची रोड हो सकती है, पक्की रोड हो सकती है, आरसीसी हो सकता है ना, चारकोल वाली रोड हो सकती है, कोई भी टाइप की रोड होगी, बट आप वहाँ पर रोड बना सकते हो एज़ कम्पेयर टू रेलवेज़। ठीक है, बहुत इजीली बना सकते हो, मेंटेन भी हो जाता है इजीली, है ना। आपने देखा होगा कि गांव में भी अगर रोड बनती है तो इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, है ना, ब्रिक्स की रोड बनती है, जिसको हिंदी में कहते हैं खड़ंजा, है ना। ब्रिक्स को सेट करके रोड पर बना दिया जाता है, तो आप देखते हो कि ब्रिक्स की रोड बनी हुई है, तो एक तरीके से रोड ही तो है वो भी, तो उसका कंस्ट्रक्शन बड़ा ईजी है, बड़ा आसान सा है। ठीक, फिर
आजकल क्या है कि हर जगह सबके पास गाड़ी अवेलेबल हो गई, ये चीज़ें हैं, तो रोड का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है ट्रेड में, क्योंकि रोड के थ्रू आप बहुत ज़्यादा इजीली हर जगह पहुंच सकते हो। अब जैसे अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पर दिया है कि रोड रेलवे से ज़्यादा इजीली कैसे बन जाती, कैसे उसका यूज़ ज़्यादा है और कैसे वो इजीली डेवलप हो जाती है। तो सबसे पहले वही बात जो मैंने आपको अभी बताया कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगा, ठीक है। रोड्स को आप हर जगह से क्या कहते हैं कट करके बना सकते हो। मतलब मान लीजिए अगर आपका ये रीजन है, ये रोड जा रही है, तो अगर आपको यहाँ पर एक गली देनी है, यहाँ पर देनी है, तो बहुत ईजीली आप बना सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जब आप रेलवे लाइन बिछाओगे तो रेलवे लाइन में आपको पूरा एरिया चाहिए होगा, ठीक है, प्रॉपर इसके आसपास आपको दूरी चाहिए, फिर आपको उसको बिछाने के लिए रेलवे लाइन के लिए स्टेशंस का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएगी और बहुत इजीली आप रिमोट एरियाज़ में, हिंटरलैंड एरियाज़ में रेलवेज़ को नहीं पहुंचा पाओगे। देन रोड्स को आप क्या कर सकते हो कि नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एज मच ट्रैवर्स माउंटेन सच एज दी हिमालयाज। ये जैसे अगर आप यहाँ पर देखिए, ये आपका माउंटेन है, इसको मत यहाँ देखिए, ये आपका माउंटेन है। अब हमें अगर क्या करना है, रेलवे बनानी होगी तो रेलवे में इसे काट के बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर टनल से। बट अगर रोडवेज़ की हम बात करें तो इस माउंटेन के अराउंड हम लोग घुमाते हुए आराम से रोड बन जाती है। जैसे कि आपने देखा है कि लोग जो बाइक से ट्रैवल करते हैं, लद्दाख है ना, जाते हैं ट्रैवल के लिए, अगर आप एक चीज़ रिलेट कर पाओ तो रोडवेज़ के थ्रू जाते हैं, वहाँ पर आपको रेलवेज़ नहीं मिलेगा उस जगह पर जहाँ पर ये लोग बाय रोड, बाय कार जाते हैं, बाय बाइक जाते हैं, ठीक है। फिर रोड ट्रांसपोर्ट आपका इकोनॉमिकल भी होगा, क्यों? क्योंकि अगर आपको कम नंबर ऑफ पीपल ले जाने हैं, ठीक है, तो कम नंबर ऑफ पीपल आपका छोटी गाड़ी में चले जाएंगे, ज़्यादा लोग जाने हैं तो बस में चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर अगर लोग ले जाने हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो ये चीपर प्रोसेस होता है एज़ कम्पेयर टू रेलवेज़, क्योंकि रेलवेज़ में आपको इंजन एक पूरा लगेगा, है ना, आपकी जो बोगीज़ होंगी, जो आपके ट्रेन के बोगीज़ होंगी, उन सब में भी आपको एक सेट जाएगा ही जाएगा फिक्स, ठीक है, भले ही वो खाली जाए। तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमिकल वो वे नहीं होता है, एफिशिएंट नहीं होता है वो फॉर ट्रैवलिंग पर्पज़, या फिर स्मॉलर अमाउंट के गुड्स या फिर लोगों के ट्रैवल के लिए। स्मॉलर अमाउंट्स की बात करें, जब लार्जर लेवल की आप बात करोगे तब तो यू कैन सी कि जो कार्गो ट्रेन्स होती हैं, है ना, कार्गो ट्रेन्स में आपको पता है मालगाड़ी जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर आप देखो कि 30-40 बोगीज़ अटैच होती हैं, उनमें सब में आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है कोल का, है ना, पेट्रोलियम का, इस तरीके की चीज़ें आप देखते हो। जब आप कहीं क्रॉसिंग पे कभी खड़े हो रेलवे क्रॉसिंग पर तो आप ऑब्जर्व करोगे कि कई सारे जो है उसमें बोगीज़ अटैच होती हैं, मिनिमम 25-30 अटैच होती हैं, तो लार्जर लेवल पर ले जाने के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। देन रोड ट्रांसपोर्ट के लिए एक चीज़ बोली गई यहाँ पर, रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज अ फीडर। अब आपको ये पता होना चाहिए, फीडर, रोड ट्रांसपोर्ट इज़ यूज एज अ फीडर, दैट मीन्स कि आप रोड ट्रांसपोर्ट से क्या कर सकते हो, दो चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर रेलवे से मान लेते हैं, रेलवे के थ्रू कोई गुड्स आया है और उसको हमें वाटरवेज या एयरवेज के पास पहुंचाना है, तो व्हाट वी विल यूज़ रोडवेज, है ना, रेलवे और वाटरवे या फिर एयरवे को कनेक्ट करने के लिए रोडवे ही एज अ फीडर एक्ट करेगा, कि वो फीड करेगा यहाँ से वहाँ पे गुड्स को, ठीक है, पहुँचाना, क्योंकि दे विल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशंस, एयर एंड सी पोर्ट्स। अब मान लीजिए अब आपको क्या हुआ कि झारखंड में हमने रॉ मटेरियल सोर्स किया आयरन एंड स्टील, आयरन ओर, फिर झारखंड में ही हम लोगों ने आयरन स्टील को आपका जो है मैन्युफैक्चर कर लिया। फिर उसके बाद अब झारखंड से आपको मुंबई के पोर्ट तक पहुंचाना है, तो आप क्या करोगे, पहले झारखंड का जहाँ पर इंडस्ट्री होगी वहाँ से रेलवे स्टेशन तक लाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट का यूज़ करोगे, तो सॉरी रोडवेज़ का यूज़ करोगे, रोड ट्रांसपोर्ट का, तो आप रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू इस रेलवे लाइन तक पहुँचाओगे, फिर ये रेलवे लाइन आपकी मुंबई तक लेकर जाएगी और फिर वहाँ से आपको पोर्ट तक दोबारा आप बाय रोड लेकर जाओगे। तो इस तरीके की चीज़ें आप देखते हो कि इट विल एक्ट एज अ फीडर, इट विल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टू और मोर वेज, ठीक। फिर कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं जो हम लोग 6 क्लासेस में आपका क्लासिफिकेशन होता है रोड में, है ना, आपका जो क्लासिफिकेशन होंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बात कर लेते हैं सुपर हाईवेज, तो उसमें एक वन ऑफ द मेजर नेम्स इज गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवे, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली को 6 लेन सुपर हाईवे से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सुपर हाईवेज हो गया। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर टू कन्याकुमारी हो गया, तो श्रीनगर से आप कन्याकुमारी देखो, नॉर्थ से साउथ हो गया। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आपका कहाँ से हो गया,
असम के सिलचार से पोरबंदर गुजरात तक। तो असम सिलचार से पोरबंदर गुजरात। तो इस तरीके से आप देखोगे कि नॉर्थ साउथ कनेक्ट हो रहा है और ईस्ट और वेस्ट कनेक्ट हो रहा है बाय हाईवेज। ठीक, फिर आप देखते हो नेशनल हाईवेज आते हैं जो आपके ऑल ओवर कंट्री होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को लिंक करेंगे, है ना, और मल्टीपल स्टेट्स के थ्रू मल्टीपल स्टेट से ये पास होंगे। देन आते हैं स्टेट हाईवेज पर। ये आप देखोगे कि ये विद इन अ स्टेट जो होते हैं, ये एक सिटी को दूसरी सिटी से क्या कहते हैं कनेक्ट करेंगे आपके। ठीक, जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात करो नेशनल हाईवे में, तो आप जो यमुना एक्सप्रेसवे है तो वो आपका क्या कर रहा है, यूपी को दिल्ली से जोड़ रहा है ना। और अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे की बात करो, उन चीज़ों की बात करो, तो आप देखोगे कि वो स्टेट हाईवे का भी पार्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक सिटी से दूसरी सिटी कनेक्ट कर रहा है, आगरा और दिल्ली लखनऊ को कनेक्ट कर रहा है जैसे एग्जाम्पल के लिए। ठीक, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये क्या होगा, एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे लखनऊ आपका हेडक्वार्टर्स है, वहाँ से आपके जो आसपास के टाउन्स हैं उनसे कनेक्ट कर रहा है। फिर आप दूसरी रोड्स में कौन सी आएंगी, गांव की रोड आएगी, विलेजेस की रोड आएंगी, जिनको आप कैटेगरी में देख रखोगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो बनाई जाएंगी। दीज विल बी मेड अकॉर्डिंग टू या फिर एज पर द प्लान्स ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कि गांव में विलेजेस में भी रोड्स का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर रोड्स प्रॉपर होंगी तो लोगों के लिए काम आसान होगा। जैसे आप एग्जांपल समझो, रोड का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है। रोड का इंपॉर्टेंस इसलिए है बच्चों कि आप देखोगे अगर रोड अच्छी होती है तो इट विल टेक लेस टाइम टू रीच सम प्लेस, है ना। आपको मान लीजिए किसी वेडिंग फंक्शन में जाना है और वहाँ पर रोड बहुत अच्छी है, तो आपका अगर टाइम, वो जो दूरी है 15 किलोमीटर की दूरी है, तो आप आराम से अगर गाड़ी चलाओगे तो आधे घंटे में पहुँच जाओगे, आधे घंटे में 25 मिनट में। ठीक है, बट इसी जगह पर अगर आप सोचो कि वो रोड बहुत ख़राब है, उस रोड की हालत एकदम सही नहीं है, तो यू विल सी कि आपको जो आधे घंटे का सफ़र था इट विल टेक 50 मिनट्स 1 आवर, डिपेंडिंग अपॉन द रोड कंडीशन। और कहीं बारिश हो गई, पानी भर गया, तो इससे क्या होता है, इससे देखो चीज़ें डिले होती हैं, है ना, जाम लग सकता है, ट्रैफिक जैम। उस ट्रैफिक जैम में ट्रांसपोर्टेशन अगर हो रहा होगा किसी गुड का तो वो लेट हो जाएगा। जब वो लेट होगा तो ट्रांसपोर्टेशन, सामान पहुंचने में टाइम लगेगा। इस तरीके से आप देखते हो कि एक हिंड्रेंस क्रिएट होता है। दैट इज़ वाई रोड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, फिर बॉर्डर रोड्स की बात करते हैं। बॉर्डर रोड्स क्या होगा, ये आपके कंट्री के बॉर्डर पे होंगी और इनको मेंटेन करेगा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इसको मेंटेन करेगा, इसी को कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, इनका पर्पज़ ये है कि जो बॉर्डर लाइन सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पर प्रॉपर जो बॉर्डर की दूसरी कंट्री के साथ शेयर करते हैं उनकी रोड्स का कंस्ट्रक्शन होना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे पर्पज़ ये है कि वहाँ का जो टेरेन है, अगर डिफ़िकल्ट टेरेन है, अगर आप देखो जैसे मान लेते हैं इंडिया की बात करें तो ये आपका बॉर्डर चाइना वाला है। ठीक है, ये चाइना वाला बॉर्डर, यहाँ पे चाइना वाला बॉर्डर। अब यहाँ पर जो रोड्स होंगी BRO करेगा, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करेगा। तो इनका फ़ायदा ये है कि जब यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो आर्मी का स्विफ्ट मूवमेंट हो सकता है ना, गुड्स को पहुँचाने के लिए बहुत ईजीली हो सकता है एक्सेस। वही जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि आपको किसी फंक्शन में अटेंड करना है, तो सिमिलर तरीके से अगर मान लीजिए आर्मी को इस पॉइंट ऑफ स्टेशन पे यहाँ पर अगर कोई ज़रूरत है, तो अगर रोड अच्छी है तो वो तुरंत जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर विदाउट एनी हिंड्रेंस, तो टाइमली पहुँच जाएंगे, टाइमली हेल्प कर पाएंगे जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देन अब आते हैं एक चीज़, डू यू नो। डू यू नो आपका गाना नहीं है ना, दलजीत का। डू यू नो में आपको क्या करना है, ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, अटल टनल की बात कर रहे हैं, विच इज़ 9.02 किलोमीटर्स। इसको भी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। अब होता क्या है कि ये जो 9 किलोमीटर का टनल है, ये कनेक्ट करता है मनाली टू लाहौल स्पीति वैली। अब ये साल भर के लिए कनेक्शन बन जाएगा। क्यों? पहले क्या होता था, बर्फ़ गिरती थी, जैसे ये रोड है ये ब्लॉक हो गई, अब क्या हुआ 6 महीने के लिए प्रॉपर रोड नहीं है जाने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होना है, लोगों को जाना है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अटल टनल को डेवलप किया है। ठीक है, मनाली टू लाहौल स्पीति वैली को अब साल भर कनेक्शन इसमें बना रहेगा। और कहाँ पे है ये, इन द पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयाज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर्स फ्रॉम द मीन सी लेवल। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये रेलेवेंट है, ये करंट है आपका चीज़ें। ठीक है, देन फिर आप देखोगे कि यहाँ पर एक छोटा सा ये दिया, ये दिया क्लासिफिकेशन रोड्स का ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल यूज्ड, कि किस तरीके के मटेरियल से रोड बनाई जा रही है। तो आप देखोगे कि जैसे मेटल रोड्स होंगी, अनमेटल रोड्स होंगी। मेटल रोड्स में आपका क्या होगा, सीमेंट, कंक्रीट या फिर कोल, इन सब का यूज़ करोगे।
अनमेटल्ड रोड्स आपकी कैसी होंगी, जो मैंने ब्रिक का बताया आपको रोड या फिर मड की रोड है ना, तो उन रोड्स को आप अनमेटल कह सकते हो। तो ये दो क्लासिफिकेशन भी आपके होते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट, जो लोकल लेवल पर चीज़ें देखते हो आप जनरली। ठीक है, अब आते हैं रेलवेज़ पर। अब आप देखोगे कि रेलवेज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? बिकॉज ब्रिटिश टाइम पीरियड से रेलवेज़ ने क्या कहते हैं हिंटरलैंड को कनेक्ट किया है मेजर सिटीज़ एंड पोर्ट से, क्योंकि ब्रिटिश का पर्पज़ ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकें रिसोर्स, इसके लिए उन्होंने रेलवे लाइंस को बिछाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो रेलवे लाइंस को आप देखोगे कि आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया, है ना। फ्रेट मतलब आपका कार्गो हो गया, तो फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमको चाहिए होगा मैक्सिमम लोगों को ट्रांसपोर्ट करना कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में, तो रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा आपका संगम जाना होता है प्रयागराज में महाकुंभ के टाइम पर, या फिर कोई फेस्टिवल होता है जो आप लोग इंटर सिटी ट्रैवल करते हैं आप लोग और कई लोग, तो पीपल प्रेफर रेलवेज, क्योंकि रेलवे में तो आपका टिकट एज पर दी क्या कहते हैं कॉस्ट कम होता है कंपेयर टू एयरवेज, और आपका जो है ट्रांसपोर्ट रोडवेज के कंपैरिजन में इसका टाइम पीरियड भी कम लगता है पहुंचने में। ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं और आप आराम से जाते हो। इस वजह से रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फ्रॉम 150 ईयर्स, ये एक टर्म यहाँ पर लिखा है ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स, इट हैज़ बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स, मतलब इसने 150 ईयर से ज़्यादा से इंडिया को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करके रखा है, इंटीग्रेट करके रखा है, जोड़ के रखा है। किसने? रेलवेज़ ने, क्योंकि हर सिटी में हर शहर पे आप रेलवे के थ्रू पहुंच सकते हो। ठीक है, तो एक कनेक्शन बना हुआ है। किसी को लखनऊ आना है फ्रॉम बलिया आराम से आ सकता है, किसी और सिटी से आना है आ सकता है। ठीक है, बाय रेलवेज़ बहुत ईजीली। फिर आप इसको देख लो ज़रा ये फैक्चुअल डेटा कि फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853 कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। तो पहली ट्रेन इंडिया में कहाँ चली थी? मुंबई से थाने। ठीक है, द इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। तो सबसे बड़ी कंपनी है जो अंडरटेकिंग है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेलवेज, ये तो पता ही आपको, क्योंकि जो है इसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, सबसे ज़्यादा इसका वर्क भी है, तो इस वजह से इन चीज़ों के आप देखोगे इट इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन दी कंट्री। देन फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जब रेलवे का देखोगे तो देखोगे कि इट इज़ बेस्ड ऑन द फिजियोग्राफिक इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, कि फिजियोग्राफिक किस तरीके का वहाँ पर फिजिकल फीचर है, टोपोग्राफी है किसी रीजन की। ठीक है, फिर इकोनॉमिक फैक्टर क्या है कि वहाँ पर सही है कि नहीं रेलवे बनाना, वहाँ पर पैसा वेस्ट तो नहीं होगा, है ना, इकोनॉमिकली फीजिबल इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन है कि नहीं है, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल ऑप्शन है कि नहीं है, कि पता चला आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया बट उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर उसका उतना कॉस्ट रिकवर ही नहीं हो पा रही है और पैसा वेस्ट हो रहा है आपका। देन आप देखोगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की किस तरीके से चीज़ों को मेंटेन करना है, तो क्या बेसिस ऑफ डिवीजन होना चाहिए। ठीक, फिर आप देखोगे कि नदर्न प्लेन्स में आपको पता है यहाँ पर प्लेन एरिया है, यहाँ हाई पॉपुलेशन है, रिच फर्टाइल लैंड है, तो यहाँ पर सबसे बढ़िया एकदम जो है कंडीसिव कंडीशंस हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, क्योंकि आपको सीधे रेलवे लाइन इस जो है एक्सपैंड करनी है। ये आपकी रेलवे लाइन है, ये आपने प्लेन एरिया एक्सपैंड कर दिया आपने, ना आपको पहाड़ काटना है, ना आपको जो है रिवर्स और पॉन्ड्स और इन सब चीज़ों को देखना है, क्योंकि प्लेन एरिया है, यहाँ पर लैंड प्रॉपर फ्लैट है, तो बहुत इजीली आपका काम हो जाएगा। देन हिमालयन माउंटेन्स की अगर आप बात करो, वहाँ पर अनफेवरेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात वहाँ पर स्नो का लगातार स्नोफॉल होती है, दूसरी बात हाई ऑल्टीट्यूड पर है। ठीक है, टेक्टोनिकली मूव किया करता है, वहाँ पर आप देखते हो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, एवलांच आ गया, अर्थक्वेक टाइप की चीज़ें हो गई, तो उससे क्या होता है कि एक डेंजरस सिचुएशन हमेशा रेडी रहती है। सो आप देखोगे कि वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म भी फ्लैट नहीं है, है ना, आपको फ्लैट चाहिए। अब वहाँ पर ऐसे है तो आप इसमें कहाँ ऐसे जो है रेलवे लाइन को आप बिछाओगे। ठीक, तो ये तो नहीं हो पाएगा इजीली, और साथ ही साथ वहाँ पर इतनी इकोनॉमिकल सिचुएशंस नहीं है जो उसके लिए लोग गवर्नमेंट जो है वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाए। क्यों? स्पार्स पॉपुलेशन, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है वहीं पर ट्रेन की ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब जहाँ पॉपुलेशन ही कम है तो वहाँ ट्रेन की ज़रूरत क्यों होगी? जैसे अगर आप बात करो एग्जाम्पल की पॉपुलेशन से रिलेटेड या फिर इस चीज़ से, जैसे अभी आपकी वंदे भारत जो चलती है,
तो आप देखोगे कि वंदे भारत जो है वो मेजर सिटीज़ में चलती है, ठीक है। वंदे भारत आपकी मेजर सिटीज़ में क्यों चलती है? क्योंकि जो मेजर सिटीज़ के लोग हैं जनरली ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं। पहली बात तो उसका टिकट है ना, महंगा बहुत नहीं है, बट स्टिल आपका 1400-1500 का टिकट अगर एक जगह से है तो वो मोस्ट ऑफ द लोग जो स्मॉलर टाउन्स को बिलोंग करते होंगे उनके लिए उतना ईजी नहीं है। साथ ही साथ उनके लिए उतना ट्रैवल का भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लखनऊ से मान लीजिए बरेली जाना है, दिल्ली जाना है, तो आप वंदे भारत में बैठ गए, ठीक है, आप उसमें बढ़िया चलेगा आराम से बैठ के, तो मेजर सिटीज़ को कनेक्ट कर रही है। बट अगर आप इसी जगह पर देखो कि लखनऊ को जो है लखनऊ को बाराबंकी से कनेक्ट कर दिया जाए और वंदे भारत बना जाए, तो उसको इकोनॉमिकली ऑप्शन नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये इकोनॉमिकली ऑप्शन इसलिए नहीं है, बगल में है आपका, इतने छोटे डिस्टेंस के लिए अगर इतनी बड़ी ट्रेन को ऐसे बनाया जाएगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट उतनी रिकवर नहीं हो पाएगी, है ना। तो आपको कॉस्ट भी रिकवर करनी है, आप इनपुट उतना दोगे जिससे आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे पढ़ाई की बात अगर आप करो तो आप पढ़ते हो चीज़ों को, तो उन टॉपिक्स को आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हो जिनसे आपको पता है कि मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हो। सेम इज़ द केस विद रेलवेज़, आप रेलवेज़ वहीं पर बचाओगे, वहीं पर रेलवे लाइन बनाओगे जहाँ पर आपको लगेगा कि उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। तो हिमालयन माउंटेन्स में, हिमालयन एरियाज़ में आपको वहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो ट्रैवल करने वाले लोग भी कम हैं, तो इसीलिए सॉरी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पर कम है, और वहाँ का जो टोपोग्राफी है, फिजिकल फीचर्स है, फिजियोग्राफिक, वो भी बहुत ज़्यादा अनड्यूलेटिंग है, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ जिसे कहते हैं वो है। तो प्रॉपर आपको फिर बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, आप लगाओगे 100 और आपको रिटर्न 10 भी नहीं मिलेगा, तो ऐसी जगह पर आप काम क्यों ही करोगे, ठीक है। देन फिर आपको पता है डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे आपका ये वाला हिस्सा आएगा, has facilitated the movement of passengers and goods in the most important economic region in India। तो अलग अलग जगह पर ओवर द टाइम आप देखते हो कि रेलवेज डेवलप हो रही हैं ताकि ये सारे पार्ट आपको एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। देखो अब ये रेलवे लाइन का है, ये आपका रेलवे लाइन का, अब आप देखो कैसे मेजर सिटीज़ सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यहाँ से कहाँ प्रोडक्ट जा रहा है, यहाँ से कहीं और प्रोडक्ट जा रहा है, तो इन सब में लोग भी आप देखोगे ट्रैवल कर रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जहाँ पर इकोनॉमिकली वायबल होता है वहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है रेलवेज़ का। जैसे अगर आप इस फिगर में देखो, इस एरिया में देखो कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन है, आसपास एकदम लाइन्स हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूर दूर पे हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि फिजियोग्राफिक फीचर्स डिपेंड करें, इन्फ्लुएंस करेंगे आपका रेलवे का डेवलपमेंट इन दैट एरिया, ठीक। अब लेकिन रेलवे की जो इम्पोर्टेंस है वो अभी भी ज़्यादा है, बट एक प्रॉब्लम आती है, या आप देखते हो, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, रेलवे में प्रॉब्लम आती है कि जो मेनी ऑफ द पैसेंजर्स टिकटलेस ट्रैवल करते हैं, बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं, तो उसी के लिए फ़ाइन लगने लगा है, चीज़ें होने लगी हैं। क्यों? देखिए बात ये होती है कि पीपल अज्यूम कि गवर्नमेंट का है तो हम लोग उसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। नहीं, आप अगर उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो फैसिलिटी, तो नॉमिनल प्राइस पड़ता है, वो आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट उससे पैसा नहीं जनरेट करेगी तो उसका मेंटेनेंस कैसे करेगी? लोगों को सैलरी देनी होगी तो कैसे सैलरी देगी? जो साफ़ सफाई मेंटेन होती है, साफ़ सफाई कैसे मेंटेन होगी? इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या देखना है कि ये एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम आती है। क्या मेजर प्रॉब्लम है? कि लोग जो है टिकट लेस ट्रैवल करते हैं। दूसरी मेजर प्रॉब्लम आपने अभी देखा होगा, रिसेंटली वंदे भारत जैसे बनी तो कहीं से पास हो रही है तो वहाँ पर कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स अगर सोसाइटी है ना, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं छपरी गैंग को बिलोंग करते हैं, या फिर आप क्या छपरी गैंग एज इन कि मतलब उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिसके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ चीज़ों को गंदगी करना। तो उन लोगों ने क्या किया, ट्रेन पे आपने देखा कि क्या कहते हैं, काऊ डंग मारा, है ना, पत्थर मारे, ट्रेन के कांच तोड़ दिए। तो ये चीज़ क्या, ये पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना है। तो इससे क्या होता है कि रिसोर्सेज का लॉस होता है। आपने ट्रेन चलाई, किसी ने उसमें डैमेज कर दिया, फिर आप उसको रिपेयर करोगे, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाओगे, तो कॉस्ट रिकवरी नहीं हो पा रही। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। और प्रॉब्लम्स क्या मिलती हैं कि लोग कंप्लेन करते हैं चोरी की, ट्रेन में चोरी हो जाती चीज़ें। हाँ बिल्कुल सही बात है, होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सब चीज़ों को इस वजह से क्या होता है कि रेलवे में प्रॉब्लम आती रहती है। अननेसेसरी लोग क्या करते हैं, ट्रेन की चेन पुल कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रेन की चेन पुल कर दी कि देखते हैं कि तभी आप देखते हो कि ट्रेन की जो चेन होती है, जहाँ पर आपके पैसेंजर बॉक्स में, पैसेंजर बोगी में, वहाँ पे लिखा रहता है कि अगर आपने पुल किया है,
और जस्टिफाइड रीज़न नहीं होगा तो आपको फ़ाइन पड़ेगा 1000 रुपये या 2 साल 1 साल की सज़ा जेल या फिर दोनों। इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको ये समझना है कि रेलवे जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, बट इसमें प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सही कर सकते हैं? गवर्नमेंट के साथ सिटीजन्स को मिलकर इन चीज़ों को सही करना चाहिए, क्योंकि अकेले गवर्नमेंट करेगी उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। वी एज सिटीजन्स ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स आर कंट्री, टूवर्ड्स आर पब्लिक रिसोर्सेज, कि हम उन चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, उनको गंदा ना करें, उसमें तोड़फोड़ ना मचाएं। ठीक है, तो आई होप आपको ये रोडवेज एंड रेलवेज इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे आपके पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे, सी यू इन नेक्स्ट।